बिहार हिंसा पर नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, राज्य में जंगल राज की हुई वापसी। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से की बात। बिहार शरीफ और सासाराम में होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। राज्य में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख की मुआवजा राशि की घोषणा। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से निपटने के लिए राज्यपाल ने पुलिस को दी नसीहत। कानून व्यवस्था पर सुरक्षा बलों को दिलाई कर्तव्य निभाने की याद। बीजेपी ने हिंसा को बताया पूर्व नियोजित साजिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल में जंगल राज की हुई वापसी। आज भी हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा पर हुआ पथराव। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपीए कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर कांग्रेस फाइल्स के नाम से शुरू की सीरीज। पहले एपिसोड में 4,82,000 के घोटाले का जिक्र। महाराष्ट्र में सावरकर के नाम फिर गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री शिंदे और बीजेपी नेताओं ने निकाली सावरकर गौरव यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सावरकर का अपमान देश नहीं करेगा बर्दाश्त। और इसरो के नाम जुड़ा कामयाबी का एक और अध्याय। डीआरडीओ और वायुसेना के साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का किया सफलतापूर्वक संचालन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुक्रवार को रामनवमी के पावन मौके पर बिहार और बंगाल में हुई हिंसा को लेकर प्रभावित इलाकों में अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में तो शनिवार को भी हिंसा की लपटें उठी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से फोन पर बात कर बिहार में कानून व्यवस्था का जायजा लिया और नवादा में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू और तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। बिहार के कुछ शहरों में रामनवमी जुलूस की शोभा यात्रा में पथराव के बाद हुई हिंसा अभी तक पूरी तरह से थमी नहीं है। इस बीच बिहार शरीफ में फायरिंग की घटना हुई, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच एक पीड़ित ने दम तोड़ दिया। इन हिंसा के वारदातों ने बिहार सरकार की नाकामी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। नवादा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव और लालू यादव भी रहे। अमित शाह ने बिहार सरकार को बुरी नीयत और बुरी नीति की सरकार बताया, तो वहीं स्पष्ट किया कि भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि जंगल राज वालों के साथ चल रही नीतीश सरकार बिहार में शांति ला ही नहीं सकती। ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है?
नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। उधर भाजपा के कई अन्य नेताओं ने भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वह रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप उठाकर देखिए, अगर मार्च महीने के आंकड़े को देखिएगा तो जहां 4 दर्जन के आसपास जहां रेप हो गया हो, जहां मौत और संदिग्ध मौत जहां 200 से अधिक हो गया हो, इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटना 1 महीने में हुई है। आप सोचिए कि वहां की कानून व्यवस्था क्या है। यहाँ महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार, यहाँ न विकास से उसको मतलब है, न विधि व्यवस्था से है, न बिहार वासियों के जान माल की रक्षा से है, किसी से नहीं। यह सरकार बिल्कुल नकारात्मक हो गई है। वहीं रामनवमी पर हुए हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बातचीत की। गृह मंत्री ने कुछ इलाकों में हुई हिंसा को लेकर विस्तार से जानकारी ली है। गृह मंत्री ने गवर्नर के साथ बातचीत में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की। केंद्र ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्रीय पुलिस बल भेजे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए दंगाइयों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रामनवमी जुलूस के दौरान मृतक के निकटतम परिजन को राहत कोष से 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बिहार शरीफ और सासाराम में कुछ कोशिश की गई अशांति फैलाने की, कुछ घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कुछ घटनाएं उस प्रयास के समय हो गई, लेकिन वरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में और स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रयास से बहुत जल्दी उन पर काबू पा लिया गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति को व्यापक पैमाने पर फैलने से रोका गया। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है। बिहार में प्रशासन का मानना है कि अब स्थिति काबू में है। सासाराम और बिहार शरीफ में कुल 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक शख्स की मौत हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। रविवार शाम हुगली में बीजेपी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल और पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने पुलिस से निडर और निष्पक्ष जांच करने का आह्वान किया, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में बदतर हो रही कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। रामनवमी जुलूस की शोभा यात्रा में पथराव के बाद हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शिवपुर में हुए हिंसा को लेकर कहा कि पुलिस को निडर होकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस को हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। Democracy cannot derail democracy on the street. We are determined. The state is determined to put an end to this arson and looting. Reinforcement of forces has already rushed to the spot. The culprits will be booked tonight itself and put behind bars. We are determined. इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने उन्हें हावड़ा में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद सुकांत मजूमदार की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन सुकांत ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि मंत्री अरूप रॉय को जाने की अनुमति क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि क्या राज्य मंत्री अरूप रॉय के पास अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार हैं? उन्होंने हिंसा को टीएमसी की एक राजनीतिक साजिश करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आज हमने हावड़ा के उस उपद्रवी इलाकों में जाने की कोशिश किया जहां पे दंगा हुआ था रामनवमी में, विशेषतः रामनवमी के अगले वाले दिन, और पुलिस ने हमें रोका। हम कुछ लोगों के, कुछ विक्टिम के घर में गए, उनके परिवार से बात किया, लेकिन जो अपार्टमेंट था जहां पे रामनवमी के अगले वाले दिन हमला हुआ, उस दिन जो लोग आतंकित हुए उन लोगों से हम मिल नहीं पाए। पुलिस का बोलना था कि 144 लागू है, आप नहीं जा सकते। वही पुलिस राज्य के मंत्री अरूप राय उनको अलाउ कर रही है कि उस इलाके में जाने के लिए। पूरी तरीके से पॉलिटिकल साजिश है और टीएमसी के द्वारा किया गया पॉलिटिकल साजिश है। इस साजिश के कारण यह हमला हुआ। बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना, आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी है। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, ये ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। उधर हुगली में भाजपा की शोभा यात्रा के दौरान जमकर बवाल और पथराव हुआ। इस शोभा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल हुए। उन्होंने पत्थरबाजी का विरोध किया। इतनी लंबी शोभा यात्रा, पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पत्थरबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिचुएशन हुगली का जो डिशा का जो सिचुएशन अभी बहुत खतरनाक है। अभी भी जगह का परिस्थिति बहुत खराब है, पुलिस लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं हिंसा वाले हावड़ा के शिवपुर इलाके में वहां अभी धारा 144 लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। भाजपा ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स के नाम से एक सीरीज शुरू की है, जिसके पहले एपिसोड में कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र किया गया है। भाजपा की तरफ से जारी वीडियो में कहा गया है कि कांग्रेस ने जनता की गाढ़ी कमाई 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए लूटे हैं। इस दौरान कोयला से लेकर 2G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक का जिक्र किया गया है। वीडियो में कहा गया कि 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए से देश की सुरक्षा से लेकर प्रगति तक न जाने कितने काम किए जा सकते थे। इतने रुपयों में तो 24 INS विक्रांत, 300 राफेल विमान और 1000 मंगल मिशन बनाए या खरीदे जा सकते थे। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के घोटालों और भ्रष्टाचार की कीमत देश को चुकानी पड़ी और हमारा देश प्रगति और उन्नति के रास्ते पर कांग्रेस की वजह से पिछड़ गया। वीडियो में भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार बन गई थी, लेकिन मौनी बाबा यानी मनमोहन सिंह खामोश रहे। वीडियो के अंत में कहा गया
कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को ठाणे शहर में सावरकर गौरव यात्रा की अगुवाई की, जिसमें हिंदुत्व विचारक दिवंगत वीडी सावरकर को सम्मान देने के लिए तमाम आम और खास लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने भी छत्रपति संभाजीनगर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। दोनों पक्षों ने सावरकर को लेकर एक दूसरे पर राजनीतिक प्रहार किए। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सियासी घमासान जारी है। रविवार को एक तरफ जहां पूरे राज्य में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर वीर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन किया, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि वीर सावरकर का बार बार अपमान करने वालों को महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी। शिवसेना शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर इस गौरव यात्रा का आयोजन किया, जिसमें दोनों दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। मुंबई में भी सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। दादर में सावरकर सदन से शुरू हुई इस यात्रा में मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार सहित कई नेता शामिल हुए। सेना भाजपा तो उसके ऊपर मैदान में आज उतरी है। इसके बाद अगर कोई इस ढंग के अपमान करते हैं तो उनको हम लोग महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग सम्मान कर रहे हैं सावरकर जी का। समाज के आखिरी व्यक्ति तक सावरकर जी का गौरव जो है वो पहुंचा हुआ है। उसे फिर से एक बार जागृत करने के लिए, सावरकर जी का सम्मान करने के लिए पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा गौरव यात्राएं सावरकर जी की ये निकाली जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सावरकर के अपमान पर महाराष्ट्र और देश कभी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। कैम्ब्रिज क्राइस एंड लंदन लाइज से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमजोर करने का प्रयास करोगे, कितना भारत को और बदनाम करने का प्रयास करोगे, कितने विदेशी धरती से विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर भारतीयों को और भारत को बदनाम करने का काम करोगे। वोट तो भारत के लोग ही देंगे, ये विदेश के लोग नहीं देंगे। उधर सावरकर पर मचे घमासान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। जो वीर सावरकर की गौरव यात्रा अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे, क्या उनको सावरकर मालूम है क्या है, सावरकर का साहित्य क्या है, सावरकर जी का विचार क्या है? सावरकर जी और आरएसएस का विचारधारा से कोई मेल नहीं खाता। बहरहाल रविवार को मुंबई में सावरकर के नाम पर राजनीतिक सरगर्मी तेज रही, तो दूसरी तरफ मलाड में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव देखा गया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मालवड़ी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 324, 353 और अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर 20 लोगों को हिरासत में लिया। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए रविवार सुबह इसरो ने डीआरडीओ और वायुसेना के साथ अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का ऑटोनोमस लैंडिंग परीक्षण किया। यह सफलता कर्नाटक के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पर हासिल हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई देते हुए इसे पूरी टीम का शानदार प्रयास बताया। इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर रविवार सुबह आरएलवी के लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर नया इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों में एक और मकाम जुड़ गया जब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया गया। इसी के साथ रीयूजेबल लॉन्च के क्षेत्र में भारत अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच गया। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब भारत ने एक विंग बॉडी को वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग के लिए छोड़ा। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए आरएलवी ने 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी।
तय मापदंडों तक पहुंचने के बाद मिशन प्रबंधन कंप्यूटर की कमान के आधार पर RLV को बीच हवा में 4.6 किलोमीटर के क्षितिज दूरी से छोड़ा गया। परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने RLV की स्थिति, वेग, ऊंचाई समेत 10 मापदंडों पर नजर रखी, जिसके बाद RLV को छोड़ा गया। RLV ने एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हुए नीचे उतरना शुरू किया और करीब आधे घंटे बाद इसने स्वाभाविक तरीके से लैंडिंग की प्रक्रिया पूरी की। दरअसल इसरो एक के बाद एक सफलता के बाद अब ऐसे लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है जिसे लॉन्च के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष यान नासा के स्पेस शटल जैसा दिखता है, जिसने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर के रूप में काम किया है। इसरो के इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल न केवल उपग्रहों के बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को भी निकट भविष्य में अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किया जा सकेगा। भारत का RLV इस तरह से तैयार किया गया है कि भविष्य में अंतरिक्ष में कम लागत वाले मिशन को लॉन्च कर दोबारा इसका इस्तेमाल किया जा सके। RLV की सफलता भविष्य में समय के साथ साथ लागत को भी कम करने में मदद करेगा। दरअसल हाल के वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने खुद को अरबों डॉलर के उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कम लागत वाले प्रभावी सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। हालांकि इसरो ने इससे पहले भी 2016 में सफलतापूर्वक RLV-RD का उड़ान परीक्षण किया था, जिसका मकसद भारत को लॉन्च बाजार में मजबूती के साथ खड़ा करना है। अब तक इसके वैज्ञानिक परीक्षण पर स्पेस एक्स का दबदबा माना जाता था। दुनिया के कई बड़े देश पिछले कई वर्षों से अपने कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। भारत अब तक 300 से ज्यादा कमर्शियल लॉन्च कर चुका है। दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के साथ भारत कमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक और मकाम हासिल कर रहा है। और भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और कहा कि इस साल देश विजिट इंडिया 2023 मनाकर दुनिया भर के लोगों को भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए आमंत्रित कर रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक की आज औपचारिक शुरुआत हुई। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस साल हम विजिट इंडिया 2023 मना रहे हैं। ये एक अनूठा सामूहिक क्षण है जो दुनिया को भारत की G20 की अध्यक्षता के ऐतिहासिक वर्ष में भारत को अच्छे से जानने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। साथ ही कहा कि भारत विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है और भारत विविध धर्मों के समागम का केंद्र भी है। विजिट इंडिया year 2023 is indeed a unique collective movement that invites the world to explore India in the historical era. We are observing grand celebrations of 75 years of India independence. India's 75 years of India independence as of the Amrit Mahotsav. As a spiritual capital of the world, we are home to more than spiritual power centers, Shaktipitas we call, where the divinity of women's worship. The 6 religious prayer centers that are symbols of unity and equality. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने G20 के एक अन्य कार्यक्रम को भी संबोधित किया। यह आयोजन G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक से हटकर हुआ। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश के पास बेमिसाल प्राकृतिक धरोहर है। इंडिया इज with a unique and unparalleled natural heritage of Himalayan long coastline, forest, deserts, which offers a great advantage for adventure tourism
in our country, if we have to develop true potential of India as a tourist destination, we must develop adventure tourism in the country. It can be significant part of India's tourism sector during the Amrit Kal. इस समिट के जरिए देश विदेश से आए डेलीगेट्स का मानना है कि विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। इतना ही नहीं, एडवेंचर टूरिज्म पूरे साल किया जा सकता है। भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से आगे बढ़ सकती है, मुझे सीखने को मिला कि किस तरह से हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म ही हमारे देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है और इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इस मौके पर विदेशी मेहमानों के लिए लगाई गई दार्जिलिंग में लोक संस्कृति की छटा ने सबका मन मोह लिया। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बिना इसमें विकास नहीं हो सकता। यही वजह है कि मई में दिल्ली में भारत वर्ल्ड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहा है। दुनिया के भर के देशों के साथ G20 प्लेटफॉर्म के तहत बातचीत भी हो रही है, लेकिन भारत चाहता है कि कोई भी विकास सस्टेनेबल हो और बिना प्रकृति के छेड़छाड़ के। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग साहसिक खेलों के लिए भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी में जारी G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक के तहत दार्जिलिंग में 3 दिवसीय हिमालयन कार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो